नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीछे सलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी सही तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे परीक्षावाड़ी के माध्यम से हम लोग आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको कवर कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग इसका 7वां लेक्चर देखेंगे और ये अध्याय 7 भी होगा। हम लोगों ने 6 अध्याय कंप्लीट कर लिया है और 6 लेक्चर भी इसका पूरा हो गया है, ठीक है। 7वें अध्याय में हम लोग अगर यहाँ पे देखें क्या पढ़ेंगे, तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन जो हो चुके हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और निम्न जाति, जनजाति, मजदूर और जो किसान आंदोलन हुए थे इसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर को कवर करेंगे, अध्याय 7 और अध्याय 8 होगा इसमें, ठीक है। अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग जो भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत मिली इसको 2 भाग में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे परीक्षावाड़ी के माध्यम से जो आपका भारत का भूगोल है मनीष सर के द्वारा उसको भी कंप्लीट करवाया गया है और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोग अगर चैनल पे आएंगे तो। घटना चक्र के माध्यम से हम लोग आर के लिए हिंदी भी पूरी कवर कर चुके हैं और जैसा कि आप लोग हमारे चैनल को एनालिसिस किए भी होंगे तो देख रहे होंगे कि आर के लिए ये चैनल एकदम फोकस्ड चैनल है। जितनी भी सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएंगी आर के परिप्रेक्ष्य में ही कराई जाएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल वही सामने एक एग्जाम दिखाई दे रहा है तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी पीसीएस के लिए भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किताब अच्छी है तो सबके लिए काम देगी, लेकिन अभी फोकस जो हम लोग कर रहे हैं वो आर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो अध्याय 7 है इसको हम लोग शुरू करते हैं। 19वीं सदी में धार्मिक और सामाजिक जो आंदोलन हो चुके हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी यहाँ पे अगर चीज़ पुराने भारत में, मतलब पुराने भारत कहने का मतलब जो ऐतिहासिक भारत में जो चीज़ें हो चुकी हैं, आपका आधुनिक भारत में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी समाज में यहाँ पे कोई भी परिवर्तन आता है, धार्मिक हो या फिर सामाजिक पूरा परिवर्तन हो, तो उसको आंदोलन का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ये राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है भारत में, ठीक है। और फिर आंदोलन कुछ होते हैं जैसे सामाजिक आंदोलन वगैरह होते हैं तो इसके होने के कारण क्या है, ठीक है। इन सभी को देखते हुए इसमें जिन लोगों ने, हमारी महान विभूतियों ने योगदान दिया है उन सभी लोगों के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं और आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के, मतलब कि नवजागरण के पिता भी कहे जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखा जाए कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में बुद्धिजीवी वर्ग का निर्णय भूमिका रही है, मतलब कि निर्णायक भूमिका रही है। बुद्धिजीवी वर्ग ही यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रवाद जब भारत में पनपता है तो उसकी भूमिका किसको दी जाती है, तो जो भारत में बुद्धिजीवी वर्ग रह चुके हैं केवल उनको ही दी जाती है, ठीक है। इन्होंने भारतीय समाज को पर्याप्त सीमा तक आधुनिक बनाने और इसको विकसित करने में अपना योगदान दिया। जैसे कि यहाँ पे अनेक प्रगतिशील सामाजिक, धार्मिक व सुधारवादी आंदोलन का संयोजन इन्होंने ही किया है, ठीक है। बस इसको एक समझना है, फिर उसके बाद जो फैक्ट वाली चीज़ होगी हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। वे भारत के प्राचीन और सांस्कृतिक गर्व करते हुए आधुनिक और पश्चिम उदारवादी जो विचारधारा है उसको आत्मसात करते रहे। इन्होंने उदयमान भारत में राष्ट्र की जो समस्या है उसको समझा, ठीक। नए भारत के जो राष्ट्र की समस्या है उसको इन्होंने ही समझा है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय तक भारतीय सभ्यता, तो फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है वो पाश्चात्य की जो सभ्यता और संस्कृति थी उससे आक्रांत थी, मतलब परेशान थी। उस काल में जो भी भारतीय शिक्षित वर्ग थे उसमें अंग्रेजी भाषा, पोशाक, साहित्य व पाश्चात्य ज्ञान को वो लोग श्रेष्ठ मानते थे, ठीक है। इसका परिणाम ये होता है कि जो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता होती है उसकी अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसे संक्रमण काल में जो बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन है उसका क्या होता है, प्रादुर्भाव, मतलब शुरुआत होता है, ठीक है। इन आंदोलनों को एक ओर जहां धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का आह्वान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के जो गौरवशाली अतीत है उसको प्रकाशित करके जो भारतीय निज सभ्यता एवं संस्कृति है उसके प्रति आकृष्ट किया, मतलब स्टार्ट किया, ठीक है। ये धर्म सुधार माने जाते हैं, ठीक है। ये धर्म सुधार माने जाते हैं, लेकिन जो इसका रूप था वो पूरी तरह से आपका राष्ट्रीय था, ठीक। मतलब इसका जो रूप था वो धार्मिक था, लेकिन ये जो सुधार थे ये आपका राष्ट्रीय माने जाते हैं, ठीक है। अब आंदोलन को प्रारंभ होने के सारे कारण यहाँ पे दिए गए, छोटे छोटे कारण होंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग एक एक लाइन में देखेंगे, ठीक है। आंदोलन के उद्भव के बहुत सारे कारण है, ठीक। इसमें अगर देखा जाए कि मुगल साम्राज्य उस समय पतन हो रहा था, अंग्रेजों का जो है यहाँ पे
जो आपका यूरोपियन है, अंग्रेज है, वो भारत में लगातार विजय प्राप्त कर रहे थे। बहुत सारे जो भारत के छोटे-छोटे राज्य हैं, इनको ये जीत रहे थे। इन अगर देखा जाए, इन सारी चीज़ों के बावजूद इसके कुछ ऐतिहासिक शक्तियाँ सक्रिय थी, जिसमें भविष्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनमें 2 प्रमुख आपका शक्तियाँ हैं, ठीक? पहली आपकी पश्चिम की आधुनिक संस्कृति के भारत पर प्रभाव को अवतरित करती हैं, और दूसरी इस संपर्क पे विरोधारूप से भारतीय जनता की जो प्रतिक्रिया है उससे होता है, ठीक है? इन दोनों सामाजिक शक्तियों के सम्मानित प्रभाव से विभिन्न धार्मिक व सामाजिक आंदोलन का क्या होता है, सूत्रपात होता है, ठीक है? अब सबसे पहले 1813 का कुछ एक्ट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कि यूरोपियन के द्वारा, मतलब अंग्रेजों के द्वारा 1813 के एक्ट में यहाँ पे कुछ धार्मिक सुधार किए गए थे, ठीक है? तो 1813 के पश्चात ईसाई जो पादरी हैं उनको भारत में धर्म प्रचार की क्या दी जाती है, आज्ञा दे दी जाती है, ठीक है? अब वो भारत में धर्म प्रचार कर सकते हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन को भारतीय प्रेस ने भी काफ़ी प्रोत्साहित किया है। उस समय भारतीय प्रेस ने भी इसको काफ़ी प्रोत्साहित किया था। इन साहित्य क्रियाकलापों ने भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के कटु जो व्यवहार है उसका ज्ञान करवा दिया था, ठीक है? जिससे भारतीयों में आत्मसम्मान की सुरक्षा की भावना जागृत हो गई थी। इस प्रकार से प्रयत्न से भारतीयों ने अपने समाज एवं धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे प्रभाव, मतलब कि प्रयत्न प्रारंभ कर दिए थे, ठीक है? इन आंदोलन की शुरुआत होने से अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षा है उसका विशिष्ट योगदान रहा है। एक चीज़ ये ध्यान रख लेनी चाहिए कि जो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा है वो भारतीयों में आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसके लिए एक क्या माना जाता है, तो विशिष्ट योगदान माना जाता है, ठीक? अंग्रेजी भाषा ने पश्चिमी संस्कृति एवं सभ्यता के परिचय कराया, ठीक? अब अंग्रेजी भाषा अगर नहीं जानते तो जो पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता है उसके बारे में कैसे परिचय हो पाता, ठीक है? इसके देखा जाए आगे तो यहाँ पे पश्चिम के स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता के विचारों से भारतीय बहुत सारे लोग प्रभावी हुए, जैसे कि कुछ लोगों का नाम यहाँ पे दिया है, मैजनी, गैरीबाल्डी की जो जीवनी है उनसे लोग प्रेरणा ले रहे थे, ठीक है? पश्चिम का जो वैज्ञानिक ज्ञान है उससे बुद्धिवाद, मानवतावाद के सिद्धांतों का भारतीय जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखा जाए, ये अगर प्रभाव छोटा-छोटा है, ये आंदोलन भारत में प्रारंभ होने के छोटे-छोटे कारण है ये, ठीक है? जैसे पूंजीपति वर्ग, श्रमजीवी वर्ग एवं आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग पश्चात विचारों के इन कारणों को भी अपनाना चाहते थे, ताकि देश का जो आधुनिकीकरण हो वो लगातार होता रहे, ठीक है? भारतीयों के साथ ही कतिपय यूरोपीय विद्वान जैसे कि विलियम जोन्स, एचवी जो आपका वीवी डेरोजियो हैं, वो मैक्स मूलर इत्यादि लोगों ने इन आंदोलनों को सहयोग प्रदान भी किया था, ठीक है? अब भारत में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसमें कुछ लोग सहयोग भी किए थे। डेरोजियो का नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक है? मैक्स मूलर का, और यहाँ पे विलियम जोन्स का भी नाम जानते होंगे, ठीक है? ऐसे-ऐसे सोसाइटी के संस्थापक। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हिंदू जो सुधार आंदोलन है उसके बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे राजा राममोहन राय जी का नाम आता है, इनके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक इत्यादि उपाधियों से इनको नवाजा गया है, ठीक है? अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। इनका जन्म आपका 1772 में होता है, बंगाल के हुगली जिले में, ठीक है? जिसको राधानगर बोला जाता है अभी भी। और इनके पिता माता का नाम यहाँ पे छोड़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो पटना और वाराणसी में क्या हुई थी कि पूरी की हुई थी, ठीक है? इन्हें अरबी, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, तो इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत, इसके साथ-साथ अंग्रेजी, फ्रांसीस, लैटिन, यूनानी, हिब्रू समेत ये लगभग कुल 12 भाषा का ज्ञान रखते थे, ठीक है? 16 वर्ष की आयु में इनकी जो आस्था है वो मूर्ति पूजा में से हट गई थी, ठीक है? और इन्हें 1805 ईस्वी में फारसी में तुहकात उल मुआहुद्दीन, ठीक, अर्थात एकेश्वरवादियों को उपहार नामक एक पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। अब यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? एकेश्वरवादियों को उपहार, इन्होंने एक फारसी में किताब लिखी थी आपका तुहफात उल मुहाउद्दीन, ठीक है? 1805 में फारसी भाषा में लिखी थी, और एकेश्वरवादियों को उपहार इसको बोला जाता है। पुस्तक में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, ठीक है? इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब यहाँ पे देखा जाए, कई वर्षों तक घर से दूर रहकर इन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की, और तिब्बत भी ये गए थे, जहाँ उन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। 1803 ईस्वी में अपने पिता जो राधाकांत राय, उनकी मृत्यु के पश्चात ये एक कंपनी थी अंग्रेजों की, ठीक है? रंगपुर में, वहीं पे क्या करते हैं, रंगपुर जिले में ये आपका दीवान बन गया, ठीक है? 1814 तक ये काम करते हैं, और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कर दी थी, ठीक है?
और स्थापना की, जिसमें द्वारिकानाथ ठाकुर भी शामिल हो गए। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा में द्वारिकानाथ ठाकुर का नाम आता है। ठीक, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं और 1820 में इन्होंने बाइबिल के आधार पर एक किताब, जिसको प्रिंसेस ऑफ जीसस बोला जाता है, उसको लिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें फैक्ट के रूप में याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद ये जो पुस्तक है, जिसके कारण ईसाई मित्र ने उन्हें ईसाई बनने का प्रयत्न भी किया था। ये पुस्तक लिखने के बाद लोग सोच रहे थे कि ये ईसाई बन जाएंगे, लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन 1823 में किया गया। ठीक है, 1820 में लिखते हैं, 23 में जॉन डिग्बी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तो लंदन में। 1823 में इन्होंने विलियम एडम और द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर के कलकत्ता में यूनिटेरियन जो कमेटी है उसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, रूढ़िवादियों ने इनकी आलोचना की तथा प्रचार किया कि वे ईसाई बन चुके हैं। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यूनिटेरियन चर्च से प्रार्थना करके ये लौटते वक्त तारक चंद्र और चक्रवर्ती चंद्रशेखर देव ने इन्हें क्या बोला? एक पृथक पूजा स्थल, न हिंदू न ही ईसाई और न ही स्थापना पर, मतलब कि न ही ईसाई को स्थापना पर चर्चा की, बल्कि फलस्वरूप ये हुआ कि 1828 ईस्वी में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। ठीक है, प्रारंभ में इसे ब्रह्म सभा कहा गया, बाद में यह ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ब्रह्म समाज का स्वरूप पूरा तरह से यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी मानी जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य अगर देखें तो हिंदू धर्म के जो रूढ़िवादी हैं वो अंधविश्वास, ये और यहाँ पे देखा जाए मतलब कि भारतीय रूढ़िवादी और अंधविश्वास को दूर करना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया। इस संस्था के द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद इत्यादि चीजों का खंडन किया गया। ठीक है, इसमें ईश्वर की एकता पर जो है कि विशेष बल दिया गया और इन्होंने ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ईश्वर की एकता पर बल देता है और ये आत्मा की अमरता पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये बताएंगे कि जो बौद्ध धर्म था या फिर जैन धर्म था उसमें किसमें आत्मा को मानता है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया कि राजा राम मोहन राय केवल धर्म सुधारक तक ही सीमित नहीं थे। ठीक है, इन्होंने समाज के अंदर जो बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा, इन सारी चीजों का जम करके विरोध किया था। ठीक है, और ये अंतर जाति विवाह व स्त्री शिक्षा पर भी विशेष बल दिया करते थे। ठीक है, और स्त्रियों की संपत्ति में उत्तराधिकार दिलाने का भी प्रयत्न इन्होंने किया। ठीक है, इसीलिए इनको जो है कि आधुनिक भारत का पिता बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो विचार थे इनके अभी यहाँ पे देखने को आगे मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने तर्क बुद्धिवाद, मानवतावाद व सर्वाधिक महत्व दिए, जिसके लिए आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, डच यहाँ पे डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। ठीक, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। ये सारे फैक्ट के रूप में चीजें याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, पत्रिका राजा राम मोहन राय को पत्रिका का अग्रदूत भी माना जाता है। समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए इन्होंने जन जागरण किया था। 1821 में इन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चांद प्रकाशन किया, बंगाली। ठीक है, बंगाल में किया था, बंगालों में। ठीक है, 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन इन्होंने किया था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अंग्रेजी में इन्होंने ब्रह्मनिकल जो मैगजीन है उसका प्रकाशन किया था और इसके साथ बांग्ला व्याकरण का भी संकलन इन्होंने किया था। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। तो हिंदू उत्तराधिकार जो नियम पुस्तक है इसका भी प्रकाशन राय जी ने किया था, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा नहीं गया, पूछ सकता है। ठीक है, इनके प्रगतिशील धार्मिक एवं सामाजिक विचारों के विरोध में 1822 ईस्वी में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने समाचार जो चंद्रिका है नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, इनके विरोध में किया था। ठीक है, इनके जो सामाजिक विचार है इनके विरोध में इन्होंने भवानी चरण बंदोपाध्याय ने समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, अब इन्होंने सती प्रथा के बारे में भी काफी अच्छे से चीजें देखी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सती प्रथा का घोर विरोध इन्होंने किया था, किसमें? तो संवाद कौमुदी के माध्यम से। ठीक, इनकी जो पत्रिका है आपका संवाद कौमुदी, इसमें इन्होंने आपका जो सती प्रथा है इसका बहुत सारा विरोध किया था। ठीक है, सती प्रथा की विरोध की प्रेरणा उन्हें उस समय प्राप्त हुई जब 1811 ईस्वी में उनके जो बड़े भाई हैं जगमोहन, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो भाभी होती हैं उनको, उनका नाम यहाँ पे दिया है अलक मंजरी, तो नाम छोड़ सकते हैं आप लोग, उनको सती होना पड़ा था। ठीक है, इससे दुखी होकर के इन्होंने इस प्रथा का विरोध बहुत तेजी से किया था। ठीक है, विलियम वेंटिक को
1829 ईस्वी में सती प्रथा के विरोध के लिए कानून बनाने के लिए इन्होंने ही सहयोग किया था। ठीक है। धार्मिक और सामाजिक के अग्रणी होने के साथ साथ मोहन राय जी को स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के जोरदार समर्थक के रूप में माना जाता है। अब इन्होंने स्वतंत्रता के लिए कौन से कार्य किए, इसलिए इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का भी जनक माना जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तनों की इच्छा की और अंग्रेजों के शोषण का विरोध भी इन्होंने लगातार किया। ठीक है। अब देखिए 1821 में जब यहाँ पे नेपल्स की क्रांति होती है, वो विफल हो जाती है क्रांति, तो ये इससे दुखी हो जाते हैं। ठीक। और 1823 ईस्वी में स्पेनिश क्रांति होती है, वे सफल होती है, तो ये अपने यहाँ खुशी के मारे भोज देते हैं। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये आपका जो स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता है उसका जोरदार समर्थन भी करते थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में यहाँ पे एक दृष्टि में छोटा सा चीज दी गई है, इसको आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है। चलिए देख ही लेते हैं। इनका जन्म यहाँ पे दिया गया है, मृत्यु, हाँ मृत्यु देख लीजिएगा, जन्म तो यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया। मृत्यु यहाँ पे ब्रिस्टल में हुई थी 1833 ईस्वी में। ठीक है। ब्रिस्टल मतलब इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। और 1803 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, रंगपुर में जो है स्थित आपका, मतलब कि 1803 में इन्होंने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया था। 1814 तक इन्होंने नौकरी किया था, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषा सारी जानते थे। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में 1817 में डेविस वेयर की सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1817 में इन्होंने कलकत्ता में अंग्रेजी विद्यालय की भी स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1805 में फारसी भाषा में इन्होंने तुफ़क़ातुल मुहाउद्दीन नामक पत्रिका लिखते हैं। 1821 में बंगाली में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम है संवाद कौमुदी, इसका प्रारंभ करते हैं। 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का निर्माण करते हैं, मतलब प्रारंभ करते हैं। 1820 ईस्वी में प्रिंसिप ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रारंभ करते हैं लिखना। ठीक है। और वैदिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए इन्होंने वेद मंदिर नामक पत्रिका का भी संचालन किया था। ये ध्यान रखिएगा, वेद मंदिर नामक पत्रिका का संचालन इन्होंने किया था। संस्थाओं की स्थापना 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1823 ईस्वी में कलकत्ता में एशिया एकतावादी समिति की स्थापना की और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 20 अगस्त इसकी डेट है, ये इसको ध्यान रख सकते हैं, कहीं से कि पूछ सकता है डेट, स्पेशल डेट। ठीक है। 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी जो पुस्तक है हिंदू उत्तराधिकार जो नियम है उसका प्रकाशन किया। 4 दिसंबर 1829 को नियम यहाँ पे 17 में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा की समाप्ति मतलब संबंधी कानून बनाया गया। ठीक है। नियम 17 ध्यान रखेगा। भारत के नवजागरण का अग्रदूत वगैरह यानी कि उपाधि दी गई है। और 1830 में तत्कालीन मुगल बादशाह जो अकबर द्वितीय हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि बना करके इनको इंग्लैंड भेज देते हैं और अकबर द्वितीय ने ही उन्हें राजा की भी उपाधि दी थी। ठीक है। इन्हीं के कारण यहाँ पे जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेशों के विरोध में इन्होंने द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर के उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी। 1823 ईस्वी में इन्होंने एक अपील दायर की थी द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर के। किस एक्ट के माध्यम से, तो एडम्स के जो प्रेस एक्ट अधिनियम आया था उसी के माध्यम से। ठीक है। मतलब उसी के अध्यादेश के लिए इन्होंने अपील की थी न्यायालय में। ठीक है। बाद में अपील खारिज हो गई और इन्होंने प्रीवी काउंसिल में फिर से अपील की। प्रीवी काउंसिल मतलब कि इंग्लैंड में जो रहती थी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये चीज़ें बनाई गई थी, इससे जो बड़ा न्यायालय था, अगर आपको इससे आगे अपील करनी है तो प्रीवी काउंसिल में जानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये वहाँ भी मतलब अपील किए थे। धार्मिक आधार पर हिंदू व मुसलमानों में भेद करने वाले जूरी एक्ट जो 1826 का अधिनियम है उसका विरोध इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही स्वतंत्रता के साथ साथ समानता, विश्व बंधुत्व आदि पर विशेष बल दिया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय भारतीय थे जो कि समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे, पहले भारतीय थे। यहाँ पे राजा मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो कि समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे और भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष अंग्रेजों के सामने इन्होंने रखा। अपर्याप्त पेंशन राशि के संदर्भ में था वो पक्ष। ठीक है। 1830 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में चले जाते हैं। ठीक है। और ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में ये जाते हैं, ये भी पूछ सकता है। 23 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मस्तिष्क ज्वर से क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा है। और 1830 ईस्वी में ब्रह्म समाज का प्रसंस्करण पत्र लिखा गया जिसमें राजा राम मोहन राय ने अपनी मृत्यु के बाद अपने जो 2 शिष्य हैं महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर तथा पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, इनको ब्रह्म समाज का संचालक नियुक्त किया था। इन्होंने 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज का संचालन किया। ठीक, ये 2 लोग हैं। ठीक है। द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र ने यहाँ पे 10 वर्षों तक जो ब्रह्म समाज है उसका संचालन प्रारंभ मतलब कि जारी रखा। ठीक है। अब ब्रह्म समाज के बारे में यहाँ पे चीजें आगे देखने को मिलेंगी। देखिए ब्रह्म समाज का जो विस्तार है वो होता कैसे,
तो राजा राम की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन करते हैं? तो द्वारिकानाथ टैगोर करते हैं। ये द्वारिकानाथ टैगोर हैं कौन? इनको ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनके ये पिताजी हैं, ठीक है। और कौन थे? तो पंडित रामचंद्र थे, ठीक। इन्होंने ही संभाला था। इसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर के जो पुत्र होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। द्वारिकानाथ टैगोर के जो पुत्र होते हैं यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर, वो ब्रह्म समाज को अपने हाथों में ले लेते हैं। ब्रह्म समाज में नव प्राण व संचार इसे ईश्वरीवादी आंदोलन के रूप में प्रतिस्थापित करने का जो श्रेय है वो देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। मतलब कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो आपका ब्रह्म समाज है उसको काफी आगे लेके जाते हैं, ठीक है। इससे पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरासाकी यहाँ पे तत्व रंजनी सभा की स्थापना कर चुके थे, जो कि बाद में 1839 ईस्वी में रूपांतरित होकर तत्वबोधनी सभा के रूप में सामने आती है, ठीक है। 1839 में तत्वबोधनी सभा बन जाती है। उन्होंने बंगाली भाषा में तत्वबोधनी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। यहाँ पे बात हो रही है देवेंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अन्य प्रमुख संपादक कौन है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और जो तत्वबोधनी सभा है इसका प्रकाशन किया, और यह पत्रिका ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका मानी जाती थी, तत्वबोधनी सभा, मतलब कि तत्वबोधनी जो पत्रिका है उसको, ठीक है। अब इसके प्रमुख अन्य जो संपादक हैं वो कौन कौन है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, अक्षय कुमार दत्त हैं, जगनारायण बोस हैं, राजेंद्र लाल मित्र हैं, ठीक है। इन लोगों का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है तत्वबोधनी सभा से, मतलब तत्वबोधनी पत्रिका से, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रह्म समाज के सदस्य को विज्ञान तथा धर्मशास्त्रों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 1840 ईस्वी में तत्वबोधनी स्कूल की भी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके प्रमुख सदस्य गजेंद्र लाल, माफ कीजिए, यहाँ पे राजेंद्र लाल मित्र हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, प्यारे चंद्र मित्र हैं, ठीक है, और तारक चंद्र चक्रवर्ती, अक्षय कुमार दत्त, ये सारे लोग यहाँ पे इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईसाई धर्म के प्रचार अलेक्जेंडर डफ के भारतीय संस्कृत विरोधी प्रचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। ब्रह्म ब्रह्म धर्म था, ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तक का संकलन तथा पूजा के ब्रह्म स्वरूप जो कि ब्रह्मोपासना का आरंभ इन्होंने ही किया था। 1857 ईस्वी में टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान कर दी। अब यहाँ पे केशव चंद्र सेन आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रह्म समाज को और भी तेजी से विकसित करते हैं, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान करते हैं और आचार्य नियुक्त कर दिया जाता है। स्वयं ये कहाँ चले जाते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों की ओर ये चले जाते हैं। अब आ गए केशव चंद्र सेन, इनके बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इनके समय में ब्रह्म समाज का विस्तार बहुत तेजी से हुआ और ये बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ, ठीक है। इसकी शाखाएं शीघ्र ही बंगाल से बाहर, मतलब अन्य जगह जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई और फिर दक्षिण भारत में मद्रास की ओर खोली गई, और 1865 ईस्वी आते आते बंगाल में ही इसकी जो शाखा है वो 54 यानी कि 54 हो गए, ठीक है। केशव चंद्र सेन जॉन दी बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल के जीवन से अत्यधिक प्रभावित हुए थे, ठीक है। केशव चंद्र सेन के बारे में भी हमें थोड़ी सी बातें हो रही हैं, ठीक है। इनके अति उदारवादी व्यक्तित्व के कारण ब्रह्म समाज में ईसाई, मुस्लिम, पारसी आदि धर्मों की पुस्तक का पाठ किया जाने लगा, जिसके कारण 1865 ईस्वी में उनका देवेंद्रनाथ टैगोर से क्या हो गया? टकराव हो गया, ठीक है। अब ये सभी धर्मों को इसमें जोड़ना चाहते थे, ठीक, जो केशव चंद्र सेन है, जैसे कि ईसा मसीह, सेंट पॉल और यहाँ पे जॉन दी बैप्टिस्ट, इनकी जीवनी के बारे में यहाँ पे ये अपने शाखा में भी पढ़ाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनका विवाद 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर से हो जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर से इनका विवाद हो जाने के बाद जो है इस ब्रह्म समाज में पहली बार फूट पड़ती है 1866 ईस्वी में, ठीक है। 65 में बवाल होता है, बवाल मतलब विद्रोह, यहाँ पे देखा जाए तो विवाद होता है। फिर उसके बाद 1866 में ये आपका फूट पड़ती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? देवेंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं उनके नेतृत्व में जो मूल ब्रह्म समाज थी उसको आदि ब्रह्म समाज बोला गया, और केशव चंद्र सेन जो क्रांतिकारी टाइप के थे उनके नेतृत्व में अगर यहाँ पे देखा जाए तो नवीन या फिर नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। भारतीय ब्रह्म समाज इसकी संज्ञा दी जाती है, ठीक। अब भारतीय ब्रह्म समाज बन गया एक, और एक आपका आदि ब्रह्म समाज बन गया, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज को अपने हिंदू धर्म का ही अंग मानती थी, जबकि जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज है वो नवीन ब्रह्म समाज यानी कि सभी धर्मों को समान मानती थी, ठीक है। अब 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड गए तथा 6 महीने प्रवास करके लगभग 70 व्याख्यान इन्होंने ही किया। इंग्लैंड प्रवास से लौटने के पश्चात इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की 1870 ईस्वी में, तथा सुलभ समाचार संज्ञक पत्र का भी इन्होंने प्रकाशन किया था, ठीक है। आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, 1861 में इन्होंने किया था, ठीक है। अब इसका नाम है इंडियन मिरर। 1871 ईस्वी में दैनिक पत्र में परिवर्तन हो गया और
केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ठीक, केशव चंद्र सेन की सहायता से वेद समाज और महाराष्ट्र में एक प्रार्थना समाज है, इसकी स्थापना होती है। 1872 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से मूल नेटिव यानी कि मूल मतलब कि नेटिव विवाह एक्ट भी पारित होता है। ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पे बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह जो है उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। ये सारे केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, परंतु बाद में इन्होंने इस एक्ट का उल्लंघन कर दिया और अपनी एक पुत्री थी जिसका विवाह इन्होंने अल्प आयु में कर दिया था। यहाँ पे देखा जाए तो कूच बिहार के एक राजा थे उन्हीं से। ठीक है, जिसके कारण इनकी जो है प्रतिष्ठा पर बहुत धक्का लगता है, कहने का मतलब इनकी बेइज्जती वगैरह होती है। फलतः एक बार फिर से ब्रह्म समाज दो भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, युवा जो सदस्य हैं आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री तथा 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। ठीक, अब फिर से यहाँ पे ब्रह्म समाज टूटा जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में था, नवीन ब्रह्म समाज। ठीक, 1878 में ये आपका देखा जाए तो इनके सदस्य थे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, इसके अन्य सदस्य शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग इसके अन्य सदस्य थे। ठीक है, अब केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा व पश्चिमी शिक्षा पर विशेष बल दिया था। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्म समाज ने भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत यानी कि नया भारत और मॉडर्न रिव्यू, प्रवेश का प्रकाशन भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं फैक्ट के रूप में। ठीक है, 1884 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पे मैक्स मूलर ने कहा था कि भारत ने अपना एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र खो दिया है। ठीक है, ये भी कथन पूछ सकता है कि किसकी मृत्यु पर किसने बोला था। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं वेद समाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, वेद समाज के बारे में तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिए, यहाँ पे वेद समाज तथा जो प्रार्थना समाज है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास में केसी श्रीधलारू जो नायडू हैं 1864 ईस्वी में करते हैं। श्री राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रमण्यम चेट्टी और विश्वनाथ मुदलियार इत्यादि प्रमुख यहाँ पे सदस्य थे। 1871 ईस्वी में वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की है। ये पूछ सकता है 1871 में। ठीक है, इसकी तरह महाराष्ट्र की यात्रा पर महाराष्ट्र की यात्रा पर गए थे केशव चंद्र सेन के प्रभाव से होकर के 1867 ईस्वी में बंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना और महादेव गोविंद रनाडे आत्माराम पांडुरंग के प्रमुख सहयोगी के रूप में थे। ठीक है, रनाडे ने 1869 ईस्वी में प्रार्थना समाज से जुड़ करके इसे विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया और इसके नेतृत्व से प्रार्थना समाज की काफी ख्याति मिली थी। आरजी भंडारकर एवं एनजी चंदावरकर प्रार्थना समाज के प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अप्रैल 1870 को जीवी जोशी एवं एस.एच. चिपलुंकर के सहयोग से एम.जी. रनाडे ने पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, रनाडे की प्रतिभा के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी बोला जाता है। ठीक है, अब प्रार्थना समाज के बारे में देख लेते हैं। प्रार्थना समाज ने दलितों, अछूत, पिछड़े तथा पीड़ित दशा एवं दिशा को सुधार करते हैं। दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ और तथा दक्कन शिक्षा सभा का गठन इन्होंने किया है। दक्कन शिक्षा सभा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 ईस्वी के बाद ही पूना में इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। रनाडे को पश्चिम भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, पश्चिम भारत में ही। ठीक है, दक्षिण भारत का भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और आगे देख लेते हैं। रनाडे ने विधवा विवाह को और अधिक प्रचलित करने के लिए 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन प्रारंभ करने का गठन करते हैं। ज्ञातव्य है कि विष्णु परशुराम पंडित जो कि विष्णु शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं, सबसे पहले महाराष्ट्र में 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, इसके जो प्रमुख सहयोगी हैं दोंदो केशव कर्वे हैं। ठीक है, डीके कर्वे इनको जाना जाता है। 1896 ईस्वी में विधवा आश्रम यानी कि संघ वीडो होम की स्थापना पूना में की, जहां विधवाओं को आत्मनिर्भर बना करके जीवन को नए दृष्टि से देखने के लिए प्रोत्साहित करते थे लोग। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं आगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1901 में रनाडे की मृत्यु हो गई। रनाडे ने अपने आस्तिकता संबंधी विचार अपनी पुस्तक एक आस्तिक की धर्म आस्था में व्यक्त किया।
मतलब विधाता में ये है कि रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के प्रचार का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो तेलुगु भाषी जो उद्दट विद्वान है जिनका नाम है वीरेश लिंगम पोटुकल। ठीक, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, को दिया जाता है। इस भांति पंजाब में प्रार्थना समाज के विचार को फैलाने के लिए दयाल सिंह 1910 ईस्वी में और दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना करते हैं। मतलब दयाल सिंह की कॉलेज की स्थापना दयाल सिंह 1910 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, प्रार्थना समाज का विस्तार थोड़ा सा देख लेते हैं। दक्षिण भारत में वीरेश लिंगम, पंजाब में आपका दयाल सिंह और पश्चिम भारत में देखा जाए तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद नायडू के द्वारा किया गया। ठीक है, अब आर्य समाज दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक माने जाते हैं, मतलब कि करते हैं। ठीक है, इनका जन्म यहाँ पे दिया है, मोरबी गुजरात में होता है 1824 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा काम लायक कुछ चीज़ यहाँ पे मिल जाए। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना थोड़ा सा देख लेंगे आगे, लेकिन ठीक है इसको पहले देख लेते हैं। तो इनका मूल नाम था और ब्राह्मण परिवार से ये थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आर्य समाज में, और आर्य समाज को, ठीक है, आर्य समाज आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1880 ईस्वी में पुणे में स्थापित न्यू इंग्लिश स्कूल के स्वरूप को परिवर्तित करके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी यानी कि दक्कन शिक्षा सभा 1884 ईस्वी में इसका गठन किया गया। इस संस्था के संस्थापक वीके चिपमंगलुकर, माफ कीजिए चिपलुंकर है, बाल गंगाधर तिलक, एमबी नामजोशी, गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। और देखा जाए तो जस्टिस एमजी रनाडे इस संस्था के 5 संरक्षकों में से एक थे। उन्होंने उल्लेखनीय बात यह है कि संस्था के प्रयासों से ही 1885 ईस्वी में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी की जाती है। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो संस्थापक लोग हैं उन्हीं के प्रयासों से 1885 ईस्वी में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना होती है पुणे में। ठीक है, ये हो गया। अब आर्य समाज के बारे में कुछ और अन्य चीज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 1845, यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कहाँ से पढ़ने लायक है। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी करते हैं। ठीक, दयानंद सरस्वती जी करते हैं 1860 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे इन्होंने कुछ नारा दिया था। इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और वेदों को भारत का आधार स्तंभ ये मानते थे। ठीक, दयानंद सरस्वती जी। देख लेते हैं आगे। वह पहले ऐसे हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई थी। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, 1867 ईस्वी में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका फहराई। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और 1877 ईस्वी में समाज का मुख्यालय जो है कि मुंबई से स्थानांतरित करके ये कहाँ लेके जाते हैं, लाहौर लेके जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब वाले क्षेत्रों में और पश्चिम भारत में यह आंदोलन बहुत तेजी से लोकप्रिय हो जाता है। अब दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी में भारत के हिंदू मार्टिन लूथर किंग बोले जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अच्छा बन सकता है। दयानंद सरस्वती ने अद्वैतवाद के मायावाद का खंडन किया है और प्रकृति को सत सत, आत्मा के सत चिंतन तथा ईश्वर को सतचित आनंद माना है। इन्होंने कारणात्मक एकत्ववाद के साथ नियतिवाद को भी नहीं माना है तथा कर्म के आधार पर अधिक इन्होंने बल दिया है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो इसमें कुछ जो अन्य चीज़ काम लायक होगी केवल उसी को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। आगे बढ़ते हैं और चलिए एक चार्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेंगे ना तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। ठीक है, जो भी फैक्ट के रूप में यहाँ पे प्री में चीज़ें आती हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। एक ये चार्ट दिया हुआ है, इसको अगर आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ठीक है। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। कुछ संस्था होगी, स्थापना वर्ष होगा, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन है और इस जो संस्था स्थापित हुई है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्ट के रूप में याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में होती है 1815 ईस्वी में। कौन करेंगे? राजा राम मोहन राय जी करेंगे। ठीक है, अब 1830 तक यहाँ पे 3 सभा का नाम दिया गया है, इसको थोड़ा सा देखिए, और ये राजा राम मोहन राय ही करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 कलकत्ता में होती है, राजा राम मोहन राय जी करते हैं। और करते किस लिए, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उसका विरोध करने के लिए और एकेश्वरवाद का जो प्रचार प्रसार है, ये एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर को ही मानते थे, ईश्वर को एक मानते थे, तो इसी के लिए इन्होंने
राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी कलकत्ता में 1815। ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में इन्होंने ही की थी कलकत्ता में। ठीक। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य ब्रह्म समाज के, इसको देख लेते हैं। सर्वधर्म संभाव पर बल देते हैं और एकेश्वरवादियों के सिद्धांत को ये अपनाने के लिए यहाँ पे इसका स्थापना करते हैं ब्रह्म समाज की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। धर्म सभा की स्थापना कलकत्ता में ही होती है, 1830 ईस्वी में होती है, राधा कांत देव के द्वारा ये करते हैं। ठीक है, सती प्रथा का समर्थन करते हैं, यानी कि जो ब्रह्म समाज है उसके यहाँ पे विरोध में अगर यहाँ पे देखा जाए तो धर्म सभा की स्थापना होती है, राधाकांत देव जी करते हैं 1830 कलकत्ता में ही। ठीक है, ब्रह्म समाज का विरोध और रूढ़िवादियों का समर्थन करने के लिए राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में होती है, कलकत्ता में ही होती है। सब जितने भी यहाँ पे कुछ देखा जाए कि अच्छे मतलब शुरुआत में जो कार्य हो रहे हैं ये कलकत्ता में ही होंगे। ठीक है, कलकत्ता कहने का मतलब पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ही होंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 कलकत्ता में। इसका उद्देश्य होता है राजा राम मोहन राय का जो विचार है उसको आगे बढ़ाना। मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 ईस्वी में होती है, दुर्गा राम पंचाराम जी करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? सूरत में। ये इंपॉर्टेंट है, मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में होती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जाति प्रथा का जो बंधन है इसको तोड़ देना। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में होती है, आत्माराम पांडुरंग करते हैं बम्बई में। ठीक है, और उसका उद्देश्य होता है धर्म तथा जनता के आचरण में सुधार करके सामाजिक असमानता को मिटा देना। भारत धर्म मंडल की स्थापना हरिद्वार में होती है, यानी कि उत्तराखंड में। 1887 में होती है, पंडित दीनदयाल शर्मा जी इसकी स्थापना करते हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा तथा आर्य तथा ब्रह्म समाज का विरोध करना। ठीक है, ब्रह्म समाज का विरोध करने के लिए यहाँ पे भारत धर्म मंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा जी के द्वारा हरिद्वार में 1887 में होती है। राधा स्वामी सत्संग 1861 में इसकी स्थापना होती है, शिव दयाल खत्री जी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे होती है? आगरा में। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो एकेश्वरवादियों के सिद्धांत में विश्वास करना और पवित्र सामाजिक जीवन जीने में विश्वास करना। ठीक है, शिवदयाल खत्री जो जी हैं आगरा में इसकी स्थापना करते हैं राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की। इनका जो अन्य नाम है शिवदयाल खत्री जी का तुलसी राम के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, वेद समाज की स्थापना मद्रास में होती है 1864 ईस्वी में, के श्रीधरालु नायडू जी के द्वारा होती है। इसके उद्देश्य यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज इसको बोला जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज जो नया वाला ब्रह्म समाज था, कलकत्ता में 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा सामाजिक सुधार और स्त्री शिक्षा एवं मद निषेध पर बल दिया जाता है। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है। उद्देश्य क्या होता है? तो हिंदू धर्म में जो बुराई है उसको दूर करने के लिए इसका स्थापना की जाती है प्रार्थना समाज की। ठीक है, अब आर्य समाज के बारे में देखते हैं। 1875 में बम्बई में ये होती है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। ठीक है, और कारण क्या होता है करने का? तो हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में होती है। कहाँ पे होती है? ये इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में होती है। कौन करता है? तो मैडम HP व कर्नल अल्काट के द्वारा ये इसकी स्थापना होती है थियोसोफिकल सोसाइटी की। प्राचीन धर्म एवं दर्शन का प्रचार तथा विश्वास विश्व बंधुत्व को बढ़ाने के लिए की जाती है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जब ब्रह्म समाज टूटता है केशव चंद्र सेन वाला, तो 1878 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है साधारण ब्रह्म समाज की। आनंद मोहन बोस करते हैं समाज की व्यवस्था तथा सुधार करने के लिए। सनातन धर्म रक्षिणी जो सभा है इसकी स्थापना 1883 ईस्वी में होती है कलकत्ता में। ठीक है, इसके संस्थापक का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है लेकिन कलकत्ता में होती है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में होती है पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। करते कौन है? तो VK चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, MB नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा ये होती है। इसका उद्देश्य होता है शिक्षा का पुनर्गठन एवं प्रसार करना। दक्कन एजुकेशन मतलब शिक्षा हो गया ना, तो शिक्षा का पुनर्गठन करने का प्रयास करने के बारे में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इसकी स्थापना 1887 में बम्बई में होती है, MG रनाडे के द्वारा की जाती है। इसके करने का उद्देश्य ये होता है कि भारतीय समाज में प्रचलित बुराई है उसको दूर करना और महिलाओं के कल्याण के लिए इसकी स्थापना की जाती है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, रनाडे जी के द्वारा बोला होता है। ठीक है, आगे
देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में होती है लाहौर में, शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा की जाती है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, गुरु की श्रेष्ठता, आत्मा का शुद्धिकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, देव समाज का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ होती है? बेल्लूर। कमेंट कीजिएगा ये कहाँ पर अवस्थित है। 1897 में होती है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में होती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन करते हैं? सभी लोग जानते हैं, गोखले जी करते हैं। और भारतीय सेवा करना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जागृत करना लोगों को। हिंदू महासभा, अब आगे की जो भी चीजें दी गई हैं इसकी स्थापना सभी लोग जानते हैं, कौन कौन कर किया है इसको भी जानते हैं सभी लोग। ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग उसको रिवीजन जरूर करेंगे। हिंदू सभा की स्थापना 1907 में महाराष्ट्र में होती है सावरकर जी के द्वारा। उद्देश्य यहाँ पे हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। सेवा सदन 1908 में होती है बम्बई में बहराम जी मालाबारी के द्वारा। और भारतीय जो समाज है उसके सुधार के लिए, समाज कल्याण के लिए और चिकित्सा सेवा का कार्य करने के लिए की जाती है। ठीक है, पूना सेवा सदन 1909 में पुणे में होती है। ठीक है, महाराष्ट्र में ही श्रीमती रामाबाई रनाडे के द्वारा महिला कल्याण को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। सोशल सर्विस लीग 1911 में होती है बम्बई में नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा। और श्रमिकों एवं आम लोगों के लिए जीवन में कार्य और आजीविका हेतु अच्छी स्थिति प्रदान करने के लिए। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये श्रमिकों के लिए है तो ये पूछ सकता है। ठीक है, सोशल सर्विस लीग। आगे यहाँ पे सेवा समिति की स्थापना 1914 में होती है इलाहाबाद में। और हृदय नारायण कुंजरू, ठीक है, जिनका नाम है एच एन कुंजरू, मतलब उनके द्वारा ये होती है। प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं जन सेवा के लिए की जाती है। ठीक है, सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1914 में होती है बम्बई में श्री राम वाजपेयी जी के द्वारा होती है। और भारत में जो बॉय स्काउट है उसके आंदोलन का भारतीयकरण करना तथा संस्था वेडेन पावेल की स्काउट संस्था में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध का कारण की गई थी। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होती है, हरिद्वार में होती है पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। और हिंदुत्व को प्रतिष्ठापित करने के लिए ये इसकी स्थापना की जाती है। स्वामीनारायण संप्रदाय 1830 में होती है गुजरात में स्वामी सहजानंद सरस्वती मतलब स्वामी सहजानंद जी के द्वारा वैष्णव धर्म की कुरीतियों का विरोध करने के लिए किया जाता है। भील सेवा मंडल 1922 में होती है इसकी स्थापना, बम्बई में होती है। ठीक है, करते कौन है? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बाबा करते हैं, 1922 में करते हैं भील सेवा मंडल की स्थापना। कारण क्या होता है? तो इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए अथक प्रयत्न किए और इन्होंने इन्हें जनजाति की संज्ञा प्रदान किया। ठीक है, जनजाति इन्होंने जो शब्द है इन्होंने ही बोला था। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे थोड़ी सी चीजें थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में दी गई, इसको देख लेंगे। और यहाँ पे यंग बंगाल आंदोलन के बारे में हम लोग थोड़ी सी चीजें दी गई हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में यहाँ पे देखा जाए तो मैडम HP ब्लादविस्की और के द्वारा न्यूयॉर्क में होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये एक रूस की महिला थी। अंग्रेजी सेना के कर्नल MS अल्काट भी उसमें मिल गए थे। 1879 ईस्वी में इसका प्रधान कार्यालय कहाँ खोला गया? न्यूयॉर्क से बम्बई में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, 1879 में। और 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे खोला? तो मद्रास के समीप अडयार में खोला था, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। ठीक है, बंगलौर, बम्बई, सूरत तथा लुधियाना आदि में इस सोसाइटी की शाखाएं जो है कि विकसित हो गई। ठीक है, थियोसॉफिकल का हिंदू धर्म के पुनर्जन्म तथा कर्म सिद्धांतों पर विश्वास करना था। वे संख्या तथा वेदांत, ये जो उपनिषद है उसके दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। ठीक है, थियोसॉफिकल का मतलब ये होता है पुरानी चीजों को मानना। ठीक है, यह संस्था भारत के धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी। 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट इस यहाँ पे जुड़ जाती हैं। और ये कहाँ की होती हैं? आयरिश की होती हैं। ठीक है, एक आयरिश महिला है। इंग्लैंड में मतलब कि जो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी इंग्लैंड में सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण करती हैं ये। ठीक है, और 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सभा में भी ये गई थी, जहाँ पे ये आपका विवेकानंद जी गए थे। ठीक है, उनके बाद 1893 ईस्वी में ये लौट आती हैं। और 1907 में कर्नल अल्काट की मृत्यु के बाद ये जो है कि एनी बेसेंट जी जो है इसकी अध्यक्ष बन जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी अध्यक्ष ये बन गई थियोसॉफिकल की। ठीक है, एनी बेसेंट ने ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, बहुदेववाद, आत्मा की अमरता तथा कर्म सिद्धांत को अपनी धार्मिक शिक्षा का केंद्र बनाया। और धीरे धीरे वे हिंदू
भी हो गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। ठीक, एक चीज़ ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आगे चल करके जो यहाँ पे बेसेंट है आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हो जाता है। ठीक है, बेसेंट जो है आयरलैंड की होम रूल लीग की तरह भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना करना चाहती थी। सामाजिक क्षेत्रों में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने छुआछूत, जाति पाति, बाल विवाह आदि का इन्होंने क्या किया था, तो विरोध किया था। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन, इसमें बस एक नाम जुड़ता है और यहाँ पे जो वर्ष है ये ध्यान रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक जिनका नाम है हेनरी विलियम डेराजियो, ये बहुत कम उम्र में मर गए थे। अगर इनकी जो मृत्यु है जल्दी नहीं होती तो ये बहुत क्रांतिकारी प्रकार के व्यक्ति थे। इनके बारे में आगे पढ़ने में थोड़ा सा मजा आता, लेकिन इनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में ही हो गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, हेनरी विलियम डेराजियो 1809 से लेकर के 31 तक ये रहे थे। 1828 ईस्वी में इन्होंने स्थापित यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचार से रैयतों की सुरक्षा, जो रैयत मतलब किसानों की सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति इत्यादि हेतु ये बहुत ही तेजी से आवाज उठाने लगे थे। ठीक है, ये हो गया। और लोक हितवादी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पश्चिम भारत और विशेषकर महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में सबसे पहले समाज सुधार को प्रेरित करने वाले गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 तक थे, जिनका उपनाम लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही यहाँ पे देखा जाए तो न्यायाधीश, मतलब कि लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ये न्यायाधीश भी थे और 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भी हुआ करते थे। ठीक है, देशमुख के अनुसार यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता तो उससे बदल देना चाहिए, और इन्हें महाराष्ट्र तथा अहमदाबाद में पुनर्विवाह मंडल व विधवा पुनर्विवाह स्थान की स्थापना की, और मराठी मासिक पत्रिका लोक हितवादी का संपादन भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, परमहंस मंडली के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग और उनके 3 सहयोगियों के द्वारा जिनका नाम यहाँ पे दिया है, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर शास्त्री। ठीक है, इन 3 सहयोगियों के साथ मिलकर के परमहंस मंडली की स्थापना करते हैं। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसका उद्देश्य था कि धर्म तथा समाज में सुधार ला करके सामाजिक असमानताओं और भेदभाव को कम करना। ठीक है, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं और अखिल भारतीय हिंदू सभा के बारे में देख लेते हैं। इसको सावरकर जी के द्वारा 1907 में अखिल भारतीय हिंदू जो सभा, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जाती है। इसका नाम हिंदू सभा था, जिससे प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम लीग का विरोध करना था। ठीक है, मुख्यतः ये मुस्लिम लीग की विरोध करने के लिए ये आपकी संस्था बनाई गई थी, और इस संस्था ने हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया था, आगे बढ़ाया था। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग। आगे यहाँ पे मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में थोड़ा सा 1-2 नाम यहाँ पे मिल जाए, नहीं यहाँ पे चार्ट दिया गया है, इसी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए, फरायजी आंदोलन, इसके बारे में देखिए 1818 में होता है, 1818 से लेकर के 62 तक। ठीक है, फरीदपुर जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, फरीदपुर, वहाँ पे इसका मतलब की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है, तो हाजी शरीयत उल्लाह इसके संस्थापक हैं, और दादू मियाँ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो हिंदू धर्म में जो बुराई है उसको दूर करने के लिए बहुत सारे आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ हुए थे, लेकिन जो मुस्लिम धर्म वाला हुआ था, देखिए, इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर ये बल देता था। ठीक है, तयूनी आंदोलन 1839 में हुआ था, कहाँ पे, ढाका में। ठीक है, करामत अली जौनपुरी इसके संस्थापक माने जाते हैं। मोमडन लिटरेटी सोसाइटी 1863 में इसकी स्थापना होती है, कलकत्ता में। अब्दुल लतीफ इसकी स्थापना करते हैं। स्थापना करने का जो उद्देश्य है, ये जो शोषित और पिछड़े मुस्लिम समाज है उसको शिक्षित करने के लिए ये आपका देखा जाए तो इसकी स्थापना करते हैं कलकत्ता में। ठीक है, दारुल उलूम जिसको देवबंद बोला जाता है, 1866 में इसकी स्थापना होती है, देवबंद ही करते हैं, और माफ कीजिए, देवबंद में ही होता है। करते हैं कौन है, तो काशिम ननौतवी, रशीद अंगहोगी और हुसैन अहमद करते हैं। ठीक है, स्थापना करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हदीस की शिक्षा का प्रसार एवं विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद करना था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन, इसकी स्थापना 1875 में होती है, अलीगढ़ में ही होती है। सैयद जो अहमद खां है वो करते हैं।
कारण क्या होता है, तो आधुनिक विचार एवं पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा मुस्लिमों की स्थिति में सुधार करना। ठीक है। अहमदिया आंदोलन 1889 में होती है, गुरदासपुर में मिर्जा गुलाम अहमद जी के द्वारा होती है और आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियम को उदार बनाने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। नौतुल आंदोलन कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है, 1892 में इसकी स्थापना होती है। कर्ता कौन है, तो मौलाना शिबली नेमानी करते हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करवाने के लिए यहाँ पे ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें दी गई हैं जो फैक्ट के रूप में यहाँ पे दी गई थी, इसको हम लोगों ने कवर किया, ये यहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक है। देवबंद के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। सिखों के जो धर्म सुधार हुए थे उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिख धर्म का सबसे नवीनतम धर्म है। सिख धर्म जो है, सब धर्म का जब विकास हो गया तब सिख धर्म का विकास होता है। सिख धर्म को इसीलिए सबसे नवीनतम धर्म माना जाता है और इसके जो प्रेरणा है वो गुरु नानक माने जाते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारी विसंगतियां वगैरह है, ये सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, हिंदू रीति रिवाजों एवं कुरीतियों को दूर करना देखा जाए तो इसका प्रमुख उद्देश्य एक सेकंड यहाँ से हम लोग फिर से पढ़ ही लेते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम प्रयास सबसे पहले कौन करता है, तो दयाल साहिब करते हैं और निरंकारी आंदोलन चला करके जो सिख धर्म है उसके सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। और यहाँ पे उद्देश्य क्या होता है, तो सिख धर्म में प्रचलित जो हिंदू रीति रिवाज और कुरीतियों को दूर करना था और इस दिशा में सबसे पहले कूका आंदोलन होता है, यही बताने का मुख्य उद्देश्य था, कूका आंदोलन होता है। ठीक है। और कूका आंदोलन की स्थापना 1840 में भगत जवाहरलाल के द्वारा की जाती है। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक। बाबा राम सिंह जी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पारसी सुधार में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। रहनुमाए मजदयान सभा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। इसकी स्थापना 1851 में होती है बम्बई में। कौन करता है, तो नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, KR कामा, JV वाचा और HS बंगाली जी के द्वारा यहाँ पे की जाती है रहनुमाए मजदयान सभा की स्थापना। इस सभा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की जो प्राचीन पवित्रता को पुनर्स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और अपने सिद्धांतों, निर्देशों एवं संदेशों के प्रचार के लिए इस सभा ने गुजराती भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, रस्त गोस्तार नाम से। ठीक है। जिसको हिंदी में अगर देखें तो सत्यवादी बोला जा सकता है। ठीक है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देखा जाए तो पर्दा प्रथा खत्म कर दी गई, विवाह की आयु बढ़ा दी गई, ये अपने ही धर्म में किए थे। ठीक है। पारसी धर्म में ही। ठीक है। KR कामा एक प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक हुआ करते थे। BN मालाबारी प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारी एवं मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध अभियान भी चला करके सम्मति आयु अधिनियम जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट बनाया गया था 1891 वाला, इन्होंने ही पारित करवाया था। ठीक है। तो यहाँ पे मालाबारी को यहाँ पे देखा जाए तो इसका संस्थापक माना जाता है। इस एक्ट के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधार हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सती प्रथा के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सती प्रथा का प्रारंभ यहाँ पे 510 ईस्वी भानुगुप्त का अभिलेख वगैरह के बारे में सारी चीजें दी गई है, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अकबर के समय में भी इस पे प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन जो आपका आधुनिक भारत में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, आधुनिक काल में ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जो कार्नावालिस है, मिंटो है, हेस्टिंग है इत्यादि ने सती प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया था, परंतु ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। अब लास्ट में क्या होता है, 19वीं शताब्दी के महान जो समाज सुधारक है राजा राम मोहन राय, उनकी देखा जाए तो प्रयासों से संवाद कौमुदी के माध्यम से क्रूर तथा जो ये प्रथा है उस पर जोरदार प्रहार किया गया, सरकार पर दबाव डाला गया। इसी के समय यहाँ पे देखा जाए तो वेंटिक हुआ करते थे गवर्नर जनरल। ठीक है। तो जो कि यहाँ पे देखा जाए प्रथम भारत के गवर्नर जनरल भी बनते हैं। 8 नवंबर 1829 को विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास पर प्रस्ताव परिषद में रखा और 4 दिसंबर 1829 को सरकार के द्वारा नियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है। प्रारंभ में यह केवल बंगाल में ही लागू किया गया था, लेकिन 1830 आते आते यह बम्बई मद्रास में लागू कर दिया गया। ठीक है। इसको ध्यान रख सकते हैं। अब शिशुवध इसके बारे में देख लेते हैं। बंगाली ये जो प्रथा है शिशु वध की, ये बंगाली और राजपूतों में प्रचलित हुआ करती थी। इसके हटाने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे।
देखिए, सरकार ने गवर्नर जनरल जॉन सोर के समय 1795 ईस्वी में बंगाल में नियम 21 के तहत और वेलेजली के समय 1804 ईस्वी में नियम 3 के तहत क्रमशः जो आपका शिशु वध है उसकी हत्या पर किया गया। यहाँ पे तो शिशु हत्या का साधारण हत्या के बराबर माना गया और भारतीय रियासतों से कहा गया कि इस संस्था जो इस प्रथा है इसको बंद करे और इन नियमों का विस्तार करे करते हुए यहाँ पे जो वेंटिक है 1828 से लेकर के 35 तक ये रहे हैं। इन्होंने राजपूत के शिशु हत्या प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 से 48 के बीच में ये रहे हार्डिंग, इन्होंने पूरी तरह से इस प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है, बालिका शिशु हत्या का निषेध एवं स्वतंत्रता के बाद भारतीय कानून में इन्हें नियम का पालन करना किया गया। ठीक, नर बलि प्रथा, तो यहाँ पे बलि प्रथा के बारे में दिया गया। ठीक है, दास प्रथा का अंत ये पूछ लेता है। ठीक, दास प्रथा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए, प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान थी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र वगैरह के बारे में यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं। आ जाते हैं सीधे हम लोग जो आपका यहाँ पे सुधार किया गया था उसमें। ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर ने 1862 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और आधुनिक काल में यहाँ पर देखा है तो 1823 ईस्वी में अंग्रेज जो है लिस्टर स्टैनहोप, नाम ध्यान रखिएगा, लिस्टर स्टैनहोप, इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर ने भारत में दास प्रथा को पूरी तरह से बंद करने का अनुरोध किया था। इसके बाद क्या होता है, कार्नवालिस ने दास का व्यापार 1889 ईस्वी में पूरी तरह से बंद कर दिया और एलन बरो 1843 ईस्वी में एलन बरो एक्ट 5 के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी नियम मान लिया। ठीक है, ये आपका वेंटिक ने भी मतलब कि वेंटिक के समय राजा राम मोहन राय भी प्रयास किया था, लेकिन ये तो पूरी तरह से बंद होता है 1843 में बंद होता है नियम 5 के तहत। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एलन बरो के काल में समस्त भारत में इसे अवैध घोषित कर दिया गया और 1833 के चार्टर एक्ट से ये प्रेरित था। ठीक, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था वेंटिक समय, उसी से ये प्रेरित माना जाता है। ठीक है, अब विधवा पुनर्विवाह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम यहाँ पे काफी ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। इनके अलावा भी कुछ अन्य लोग हैं, दोंदो केशव कर्वे, मद्रास वीरेश लिंगम पुटुलू और यहाँ पे विष्णु शास्त्री का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो 1856 ईस्वी में इसके प्रयासों से एक नियम भी बनाया गया था, इसी को आगे यहाँ पे दिया गया। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने के लिए पुराने संस्कृत लेखों व वैदिक उल्लेखों का तर्क दिया है। उन्होंने लगभग 1 सहस्त्र हस्ताक्षरों से अनुमोदित एक प्रार्थना पत्र भारत सरकार को, जो कि डलहौजी उसमें हुआ करता था, उसके पास भेजा। बर्दवान के राजा मेहताब चंद और यहाँ पे नाडिया के राजा श्री चंद्र ने भी सरकार से याचनाएं मतलब कि याचिका भेजी थी। ठीक है, और अंत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय पारित हो गया। ठीक है, वैध मान लिया गया और उसे उत्पन्न बालक को भी वैध मान लिया गया, विधवा पुनर्विवाह से। ठीक है, और विद्यासागर जी ने अपने देख रेख से 1856 से 1860 के बीच 25 विधवाओं का विवाह भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, कर्वे जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। कर्वे जी फर्ग्यूसन कॉलेज की प्रोफेसर हुआ करते थे और 1893 ईस्वी में स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से इन्होंने विवाह कर लिया था। ठीक है, इन्होंने हिंदू विधवाओं के उद्धार के लिए विशेष प्रयत्न किए और विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बन गए। ठीक, 1893 ईस्वी में विधवा विवाह मंडली और 1896 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, कर्वे जी ने, और कर्वे को उनके कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1855 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 58 भारत रत्न मिल गया था। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा बाल विवाह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज छूट रही है, इसको थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। विष्णु परशुराम पंडित शास्त्री इनका उपाधि है। ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह से अधिक समर्थन देने के लिए 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह संघ नामक संस्था की स्थापना करते हैं। तो ये पूछ सकता है विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1850 में कौन करता है, तो यहाँ पे आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा, विष्णु परशुराम पंडित शास्त्री जी हैं। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, गलत हो सकता है। मद्रास में कौन करते हैं, तो वीरेश लिंगम 1875 ईस्वी में राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करके विधवा पुनर्विवाह के लोक अंगीकार पर बल देते हैं। तो इनको ध्यान रख लीजिएगा, वीरेश लिंगम करते हैं राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक, आगे यहाँ पे बताया गया है कि करसोन दास मालजी ने 1852 ईस्वी में विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश की स्थापना भी की थी, मतलब कि प्रकाशन किया था, पत्रिका है ये। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बाद 1872 ईस्वी में ब्रह्म मैसेज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट
और गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय पारित किया, जिसका उद्देश्य यहाँ पे देखा जाए तो अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह को विधिक मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक, अब यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के बारे में यानी कि बाल विवाह के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो बाल विवाह देख लेते हैं। बाल विवाह की समस्या को रोकने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। 1860 में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई और अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए प्रमुख 3 अधिनियम बनाए हैं। यही अधिनियम इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। पहला 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज या सिविल मैरिज एक्ट बनाया गया। इसमें केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बनाया गया था। जो है यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु की जो लड़की है और 18 वर्ष से कम आयु के जो लड़के हैं, उनके विवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। बहुपत्नी प्रथा को भी अवैध घोषित कर दिया गया, परंतु यह नियम हिंदू, मुस्लिम तथा अन्य मान्यता धर्म स्वावलंबी जो है उस पे लागू नहीं होता था, जिस कारण भारतीय समाज में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, इसको ध्यान रख सकते हैं। दूसरा अधिनियम इन्होंने बनाया था 1891 ईस्वी में, और यहाँ पे पारसी सुधार बी.एम. जो मालाबारी हैं उनके प्रयासों से बनाया गया था। सम्मति आयु अधिनियम, ठीक, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। यहाँ पे न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई लड़कियों की। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का क्या किया था, विरोध किया था और इसे भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप माना था। कहने का मतलब ये था कि जो आपका तिलक जी है वो चाहते थे कि कोई भी ये सारी चीज़ें अगर भारतीय समाज में सुधार हो रहे हैं तो ये भारतीयों के द्वारा ही किया जाए। ठीक है, अंग्रेज मतलब होते हैं कौन है सुधार करने वाले, इसी कारण इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे इरविन के बारे में देख लीजिए। इरविन के समय तीसरा अधिनियम बनाया गया, शारदा अधिनियम 1829। ठीक, माफ कीजिए 1929, और जिसमें लड़कियों की आयु जो कम से कम 14 वर्ष रखी गई और यहाँ पे लड़कों की न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष रखी गई। ठीक है, इससे पहले नहीं होनी चाहिए। इस अधिनियम को इरविन ने पारित कर दिया गया था, शारदा अधिनियम को। आगे बढ़ते हैं, स्त्री शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। स्त्री शिक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया कि प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा के मामले में पुरुषों से कमतर नहीं थी। अपाला, घोषा, गार्गी और यहाँ पे मैत्रेयी, इन लोगों का नाम यहाँ पे देखा जाए तो आपका प्राचीन भारत का जो इतिहास है वहाँ पे देखने को मिलता है स्त्री शिक्षा में। तो ये अगर हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो आपका आधुनिक भारत में है, यहाँ पे देखा जाए तो ईसाई मशीनरियों का यहाँ पे देख रहे हैं 1819, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। इसको हम लोग अगर यहाँ शुरू से देखें तो कैसे होगा। देखिए, स्त्री शिक्षा के लिए बहुत से सामाजिक व धार्मिक सुधार ने प्रयास किया। इस दिशा में पहला कदम ईसाई मशीनरियों का रहा, जो 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। 1819 में किया गया था तरुण स्त्री सभा की स्थापना। इसे आगे बढ़ाते हुए जे.ई. बेथून, जो शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, 1849 ईस्वी में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी। बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना संस्थापक के विद्यार्थियों ने स्त्री शिक्षा के लिए पुस्तकालय और वैज्ञानिक सभा की स्थापना की थी। आधिकारिक तौर पर 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था। ठीक है, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 वाले को, इसमें पहली बार स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। और 1880 ईस्वी में भारतीय स्त्रियों के लिए आधुनिक औषधियां तथा प्रसव की आधुनिक तकनीकी से युक्त लेडी डफरिन के नाम से एक महिला अस्पताल खोला गया। और 1916 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने बम्बई में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर यहाँ पे थारकसी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। और 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे थोड़ा सा 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधारक अधिनियम कुछ पारित हुए, उसके बारे में एक चार्ट के रूप में बना के दिया गया है। इसको हम लोग देख लेते हैं और ये अध्याय पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए जो विधि यानी कि कानून थी और गवर्नर जनरल किसके काल में हुआ था, वर्ष इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी ये जरूरी है। ठीक है, तो नवजात कन्या हत्या कानून उस समय किसके समय बनाया गया था, जॉन सोर के समय। समय क्या है आपका 1795 ईस्वी। ठीक है, कारण क्या है कि नवजात जो कन्याएं हैं उनकी हत्या पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। सती प्रथा निषेध ये 1829 में होता है। कौन गवर्नर जनरल रहता है, तो वेंटिक रहता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से होता है, सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी जाती है। बाल हत्या निरोधक कानून 1804 में होता है और इसमें गवर्नर जनरल कौन होता है, तो वेलेजली होता है, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है,
और नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगा दी जाती है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये 1856 में होती है। 56 में कौन रहेगा? कैनिंग रहेगा, ठीक। और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी जाती है विद्यासागर के प्रयासों से। नेटिव मैरिज एक्ट जो है नॉर्थब्रुक के समय में होती है 1872 में, और अंतर जातीय विवाह की विधिक मान्यता दी जाती है केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के समय होती है 1891 में, ठीक। 12 वर्षों से कम आयु के जो बच्चियां होती हैं उनके विवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से। ये जो प्रयास लोग कर रहे हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। शारदा एक्ट 1929 में इरविन के समय में हुआ था, और बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दी गई थी। किसके प्रयास से? तो हरविलास शारदा प्रयासों से, ठीक है। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 में बनाया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के काल में। कारण क्या था बनाने का? हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अपना अधिकार दिलवाना, ठीक। दास प्रथा का अंत यहाँ पे एलनबरो काल में होता है 1843 में, और 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम से ये चीजें लाई गई थी, लेकिन पारित होते होते 10 साल लग गए और 1843 में ये पारित होगा और पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। अब आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए, इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब कि 10-12 प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें कवर हो जाएंगी। 10-12 प्रश्न से एक रिवीजन भी आप लोगों के दिमाग में बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम लोगों ने एक चीज छोड़ी है, जो कि अगर यहाँ पे देखा जाए क्या है, तो परीक्षा की दृष्टि इसको पढ़ना आवश्यक है। इसके पढ़ने के बाद ही हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नीचे से ही पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, परीक्षा दृष्टि कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि किस सामाजिक कार्यकर्ता ने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह तथा अन्याय स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए 1955 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो कर्वे जी को सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक माने जाते हैं, मतलब इन्होंने ही इसको अवैध घोषित कर दिया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 नियम 17 के तहत विलियम वेंटी के काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको बंद किया गया था। ठगी प्रथा का दमन 1830 में कर्नल स्लीमन के प्रयासों से बंद किया गया था। सर जॉन सोर ने 1895 में बंगाल में नियम 21 के तहत जो आपका शिशु हत्या है उसको पूरी तरीके से बंद करवा दिया था, ठीक है। नर बलि प्रथा को हार्डिंग के काल में बंद करवाया गया था 1845 में। 1843 में नियम 5 के तहत दास प्रथा को बंद करवाया गया था एलन बरन के काल में। दास प्रथा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया किसने? तो अकबर ने अपने समय में प्रतिबंध लगाया था पूरी तरीके से, ठीक है। इसको ध्यान रख सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था 26 जुलाई 1856 को। 1896 में विधवा आश्रम की स्थापना कर्वे की सहायता से की गई। वीरेश लिंगम उंटुलू और विष्णु शास्त्री किसके संस्थापक माने जाते हैं? तो विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक माने जाते हैं। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसने महत्वपूर्ण योगदान किया? तो केशव चंद्र सेन ने, ठीक। शारदा एक्ट हरविलास शारदा के नाम से 1829 में। 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी मानी गई थी? उसमें 14 वर्ष मानी गई थी। बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था, तिलक जी ने इसका विरोध किया था, ठीक है। विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश की स्थापना किसने की थी? मतलब जो पत्रिका है इसको किसने प्रकाशित किया था? तो करशोन दास जी मलजी, ठीक। गुजरात 1852 ईस्वी। अंतर जातीय विवाह का समर्थन और बहुपत्नी प्रथा का समाप्त किसने किया था? सिविल मैरिज एक्ट 1872 वाले में किया गया था। तरुण स्त्री सभा, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ईसाई मिशनरी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सैयद अहमद खां चलाएंगे। देवबंद आंदोलन जिहाद से संबंधित है, इसमें आपका रशीद अहमद गंगहोगी ने नारा दिया था जिहाद का, ठीक है। उलेमा मोहम्मद काशिम ननौतवी तथा राशिद अहमद गंगहोगी ने सहारनपुर में किसकी स्थापना की थी? देवबंद दारुल की स्थापना की थी 1866 ईस्वी में। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता अब्दुल लतीफ माने जाते हैं, ठीक है। मोहम्मदम लिटरेटरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ करते हैं। तयूनी आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो करामत अली जौनपुरी के द्वारा चलाया जाता है। बदरुद्दीन तैयबजी के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर किसने विरोध किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी? इकबाल ने की थी 1830 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब शब्द का सबसे पहले प्रयोग बंद ए दर्रा में इकबाल ने ही किया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महजहर उल हक ने प्रारंभ किया था, ठीक है। अहरार आंदोलन ये पूछ सकता है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग।
आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें छूटेंगी नहीं, ठीक है। देवबंद के प्रमुख नेता कौन थे? तो महमूद उल हसन हुआ करते थे, ठीक है। और मुस्लिम राष्ट्रीयता के प्रति इन्होंने किया था, ठीक है। शिबली नोमानी मुसलमान के लिए किस शिक्षा पर बल दिया था? तो पाश्चात्य शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। नदौतुल उल उलूम मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो शिबली नोमानी ने की थी। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1920 में अलीगढ़ में की गई थी, लिटन के समय, ठीक है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो दयाल साहिब ने किया था। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ 1889 ईस्वी में किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। बहरीन ए अहमदिया आंदोलन की देखा जाए तो पुस्तक है, किसके विचारों का संकलन इसमें मिलता है? तो मिर्जा गुलाम अहमद के विचारों का संकलन मिलता है, बहरीन ए अहमदिया, ठीक है। 1888 ईस्वी में बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से किसने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट की स्थापना की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ से हो गई, ठीक। आगे यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक रूसी महिला थी, जिनका नाम है आपका मैडम ब्लादविस्की, और अमेरिका के कर्नल अलकाट हुआ करते थे, ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 ईस्वी में मद्रास में अडयार में खोली गई, इसका मुख्यालय बनाया गया। आयरिश महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बाद में बनाई जाती है, ठीक है। एनी बेसेंट का प्रमुख दर्शन क्या था? तो हिंदू और बौद्ध धर्म इनका प्रमुख दर्शन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी विचारधारा किस नाम से जानी जाती है? तो देव विज्ञान के नाम से जानी जाती है। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा होती है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्हीं के द्वारा होती है 1898 ईस्वी में, बाद में 1917 में ये आपका देखा जाए तो हिंदू कॉलेज बन जाता है। और यहाँ पे थियोफिस्ट ने किस प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया? तो हिंदू, बौद्ध और यहाँ पे जरथुष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें इसमें छूटेंगी नहीं, ठीक, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में दिया गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल इनके बारे में दिया गया है। आगे यहाँ पे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे सृजन की प्रतिभा कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी को बोला है। विवेकानंद में बुद्ध का हृदय, शंकराचार्य की बुद्धि तथा वे आधुनिक भारत के निर्माता हैं, किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है, ठीक है। उनके अंदर जो बुद्धि है वो बुद्ध की है, ठीक है। मतलब बुद्ध का हृदय है, शंकराचार्य जैसी उनकी बुद्धि है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा की जाती है। कहाँ की जाती है जरा कमेंट कीजिएगा। रामकृष्ण परमहंस का विवाह किसके साथ होता है? तो शारदा मणि मुखोपाध्याय के साथ होता है। 5 वर्ष की छोटी उम्र में ही कर दिया जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 ईस्वी में। दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन 1900 में हुआ था, ठीक, पेरिस में हुआ था। विवेकानंद ने इसमें भी भाग लिया था। विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1894 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन का दूसरा मुख्यालय किस स्थान पर बनाया गया? तो अल्मोड़ा मायावती स्थान पर बनाया गया, ठीक। और विवेकानंद के भाषण के विषय में किस पत्र में अपना लेख लिखा गया? तो द न्यूयॉर्क हेराल्ड में लिखा गया। जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर के मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाकर के मिला दिए थे। ये किसने बोला था? तो विवेकानंद जी ने ही बोला था। रामकृष्ण परमहंस किन 2 संतों के साधन का ज्ञान है? इसमें भैरवी और यहाँ पे तोतापुरी संत। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम देख लीजिएगा आप लोग। विवेकानंद ने किन 2 पत्रिकाओं को अपने विचारों में प्रकाशित किया था? तो प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे उद्बोधन जो कि बंगाली में प्रकाशित होती थी। विवेकानंद जी के विचारों को इसमें बताया गया था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जबकि रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण परमहंस ने की है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद मिशन की माफ कीजिए, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी करते हैं, लेकिन रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस करते हैं, ठीक। राजयोग कर्मयोग ये किताब है, ठीक है। और ज्ञान योग 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक की रचना है, किसकी? तो विवेकानंद जी की ये रचना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1924 ईस्वी में बंगाल में मंदिरों में व्याप्त जो अनैतिक और भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था, और स्वामी सच्चिदानंद के नेतृत्व में यह आंदोलन तारकेश्वर मंदिर के महंत जो है उनके विरुद्ध चलाया गया था। और जरा कमेंट कीजिए कि तारकेश्वर जो मंदिर है वो है कहाँ पे, ठीक है। बाद में देशबंधु चित्तरंजन दास ने इस आंदोलन की कमान संभाली और आंदोलन को बहुत व्यापक ही बना दिया था,
ठीक है। अब यहाँ पे प्रार्थना समाज के बारे में दिया गया है, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ देख लेते हैं। दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ और दक्कन शिक्षा तथा मतलब दक्कन शिक्षा सभा का गठन किसने किया था? तो प्रार्थना समाज ने किया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, पूना फर्ग्यूसन कॉलेज बाद में बना दिया गया था। ठीक है। वेद समाज, जिसे दक्षिण भारत में का ब्रह्म समाज कहा जाता है, इसके संस्थापक कौन है? तो के श्रीधरलालू नायडू। ठीक, मद्रास में। आगे देख लेते हैं। पंजाब में प्रार्थना समाज के विचारों को किसने फैलाया? तो दयाल सिंह ने। ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मानव धर्म सभा जो कि गुजरात में है तथा यूनिवर्सल रिलीजियंस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मेहताब जी दुर्गा राम मंचराम ने की थी, गुजरात में। ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात तो रनाडी जी को बोला जाता है। 1916 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मतलब कि धुंधो केशव कर्वे ने की थी। भारत का मार्टिन किसको बोला जाता है? तो सरस्वती जी को दयानंद सरस्वती जी को बोला जाता है। सत्यार्थ प्रकाश, ये आपका हिंदी भाषा की रचना है। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन चलाया था? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चला दिया था। ठीक है। सबसे पहले स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग किसने किया था? तो सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी। और ऋग्वेद भाष्य भूमिका पुस्तक किसकी है? तो सरस्वती जी की है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। DHV कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लाला हंसराज ने की है। आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की है। वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सरस्वती जी को दिया जाता है। आर्य समाज के प्रचार प्रसार का सर्वाधिक जो प्रभाव कहाँ पे पड़ा था? तो पंजाब में पड़ा था। ठीक है। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने ही दिया था। ठीक है। इसने अपना जो बाद में मुख्यालय है वो आपका लाहौर में बना लिया था। ठीक, आगे यहाँ पे एक चीज बच रही है, इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार के आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो पाश्चात्य शिक्षा और जागृति मानी जाती है। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और एकेश्वरवादियों का समर्थन किया था। किस ग्रंथ में? तो तुफकात उल मुहाउद्दीन में किया था। ठीक है, मुवाहिद्दीन। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने किस सभा का गठन किया था? तो आत्मीय सभा का 1815 में। सभा पूछ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। और आधुनिक भारत का जन्मदाता सभी लोगों को पता ही होगी। किन दो व्यक्तियों ने राजा राम मोहन राय के पृथक पूजा स्थलों की स्थापना के लिए प्रेरित किया था? तो तारक चंद्र चक्रवर्ती, केशव चंद्र देव। ठीक, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से की थी? तो डेविड हेयर की सहायता से 1817 में की थी। संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध के लिए इसको निकाला था। ठीक है। सती प्रथा को किस गवर्नर ने पूरी तरीके से समाप्त किया? तो वेंटिक ने समाप्त किया। इनकी मृत्यु पूछ रहा है, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी 1833 में। और मद्रास के विद्वान ने मूर्ति पूजा के प्रश्न पर शास्त्रार्थ किया था, किससे? तो सुब्रमण्यम शास्त्री जी के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की ईसाई धर्म से प्रेरित दो पुस्तकें कौन सी हैं? तो द प्रिंसेस ऑफ जीसस एक याद सभी को होंगी। द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, इस पुस्तक को याद रखिएगा। ये दो पुस्तक इनकी ईसाई धर्म के ऊपर लिखी गई है। ठीक है। पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है, हीगल ने बोला था, राजा राम मोहन राय जी ने नहीं। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत इन्हीं को माना जाता है और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की संज्ञा दी है। ठीक है। प्रथम मिशनरी आंदोलन की उपमा तो ब्रह्म समाज को दी जाती है। भारतीय ब्रह्म समाज मतलब भारतीय के द्वारा सुधार किया जाता है। ठीक है, और भारत में सुधार किया जाता है। 1823 ईस्वी में कलकत्ता में यूनिटेरियन यानी एकेश्वर मिशन की स्थापना इन्होंने ही की थी। ब्रिस्टल में यहाँ पे देखा जाए तो इनकी जहाँ पे देखा जाए तो ब्रिस्टल ब्रिटेन में राजा राम मोहन राय की कब्र के बगल में किसकी कब्र है? तो मदन लाल ढींगरा की कब्र है। ठीक, इसको भी ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। संगत सभा की स्थापना तो केशव चंद्र सेन ने की है। शुभ समाचार पत्रिका किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने। और यहाँ पे जो भारतीय यानी कि नया ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन करते हैं। साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से कवर हो गई। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब हम लोग सीधे इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको देख लेते हैं। ठीक, 10-12 क्वेश्चन है, इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर जो है कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया है आपका किसने? तो गोखले जी ने किया है। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया है? तो ये आपका पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया है। 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो सरस्वती विवेकानंद जी का नाम जुड़ा हुआ है।
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चौथा अगर हम लोग प्रश्न देखें तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, नहीं विरोधी थे। ठीक है, मिलान करना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। ठीक, ब्रह्म समाज के सभी लोग पता है। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। ठीक है, नहीं दिया है। और यहाँ पे देखा जाए तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन तो इसकी स्थापना किसने की है? ये आपका विवेकानंद जी ने की है। ठीक है, तो यहाँ पे बी देखिए, ए बी सी करके नहीं दिया है, यहाँ पे अ ब स द दे दिया है, तो थोड़ा सा मिलाने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका अ ब स द है, यानी कि मिला लीजिएगा ठीक से इसको, द अ स ब है। ठीक है, डी है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधार को लोकहितवादी कहा जाता है? तो किसको बोला जाएगा? सभी लोगों को पता है, गोपाल हरि देशमुख को। कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक आपका राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? अच्छा प्रश्न है ये, सरस्वती जी ने की है। ठीक है, मत कीजिए, विवेकानंद जी ने की है। इनमें से किस वर्ग को सबसे पहले पश्चिम सभ्यता को प्रभावित किया था? तो किस वर्ग ने सबसे पहले प्रभावित किया था ना? ये किया था आपका शिक्षित हिंदू वर्ग ने। 19वीं शताब्दी के बाद में नव हिंदूवाद के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था आपका विवेकानंद जी ने। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज। जरा कमेंट कीजिएगा कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मिलान करना है, यहाँ पे एक दो दिया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा दिया है, और केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन के बारे में। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका ये भी डी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग सही से कर लेते हैं। ठीक है, आगे ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो एकेश्वर, मतलब कि अगर इसको देखें तो एक देववाद पर आधारित है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? अच्छा प्रश्न है ये भी, 14 वर्ष। ठीक, 1556 ईस्वी में, माफ कीजिए 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। कौन सा कानून पारित हुआ था? यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कौन सा कानून पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, तीसरा वाला केवल। ठीक, 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।